मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हम लोग हिंदी में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स एक विमीय गति, एक विमीय गति। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जब वस्तु की गति एक सरल रेखीय पथ पर हो तब वस्तु की गति को एक विमीय गति कहते हैं। ओके, तो जब भी स्टूडेंट वस्तु की गति एक सरल रेखीय पथ पे हो तो वस्तु के ऐसे गति को हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक विमीय गति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं निर्देश तंत्र को। निर्देश तंत्र को स्टूडेंट्स हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है स्टूडेंट्स? एक बिंदु होता है जहां पर एक प्रक्षेपक बैठकर उस वस्तु के स्थिति का अवलोकन करता है। देखिए क्या लिखता है, एक ऐसा बिंदु जहां पर बैठकर प्रक्षेपक वस्तु की स्थिति का अवलोकन करता है।
निर्देश तंत्र स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय और दूसरा होता है अजड़त्वीय। जब भी स्टूडेंट यदि निर्देश तंत्र कोई भी सिस्टम यदि वह किसमें हो स्टूडेंट्स, विराम अवस्था में हो, रेस्ट में हो या एक समान गति करता हो, तो ऐसे निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्वीय में क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि सिस्टम त्वरित हो अर्थात a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं डायग्राम के थ्रू, रेस्ट में हो या एक समान गति
से चल रहा हो तो ये जो स्टूडेंट्स हमारा जो सिस्टम होगा, यही सिस्टम हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एक्सेलरेशन का मान यानी त्वरण का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। त्वरण का मान कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 0। सेकेंड क्या है स्टूडेंट, देखें अजड़त्वीय त्वरण, ए डज नॉट इक्वल टू 0 यानी त्वरित हो, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ए का मान होगा वो 0 होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए डज नॉट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्थिति यानी पोजीशन। मान लीजिए हमारे पास एक निर्देशांक दिया हुआ है, ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये रहा क्या स्टूडेंट्स, जेड एक्सिस। इसे स्टूडेंट्स हम लोग वो कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु यहाँ पे एक कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हम लोग मानते हैं x, y, z। तो मूल बिंदु से उस बिंदु P की स्थिति को स्टूडेंट्स हम लोग स्थिति सदिश यानी स्थिति कहते हैं, जिसको लिखा जाएगा किससे स्टूडेंट्स, OP से। तो किसी वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के संदर्भ में, किसी वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के संदर्भ में मूल बिंदु के संदर्भ में हो तो उसे स्थिति या स्थिति सदिश कहते हैं। इसे OA वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है। OA क्वेश्चन सब लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, जहां स्टूडेंट्स O जो है वो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, और A जो है स्टूडेंट्स हमारा अंतिम बिंदु है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग OA के परिमाण की बात करें तो इसका परिमाण होगा स्टूडेंट्स रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी जे वाई स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। यदि ओपी इकाई सदिश निकाले तो इसका वैल्यू होगा स्टूडेंट्स ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ओ ए मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। ओ ए वेक्टर कितना है स्टूडेंट, देखें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है हमारा विराम तथा गति, रेस्ट एंड मोशन। तो विराम और गति जो है स्टूडेंट्स, यह हमारा एक सापेक्ष पद होता है, एक रिलेटिव टर्म है, जिसका आंसर स्टूडेंट्स हम लोग निर्देश तंत्र के आधार पर देते हैं, यानी रेफरेंस फ्रेम के आधार पर दिया जाता है, रेफरेंस फ्रेम के आधार पर दिया जाता है। यदि स्टूडेंट्स किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ दिए गए निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है, तो वो वस्तु स्टूडेंट्स कैसे कहलाएगा? विराम अवस्था में कहलाएगा। यानी किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अगर बदलती नहीं है, तो ऐसे वस्तु को स्टूडेंट्स हम लोग विराम अवस्था में कहेंगे। और जस्ट इसी के अपोजिट, यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो यह वस्तु स्टूडेंट्स गति में कह जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, सपोज कीजिए एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली आगे की ओर मूव कर रही है। यहां पे स्टूडेंट्स दो पैसेंजर है, से पैसेंजर P1 एंड से पैसेंजर P2, दोनों के बीच की स्थिति स्टूडेंट्स मान लेते हैं कितना है? x। यहां रोड पे स्टूडेंट्स एक प्रक्षेपक है, यानी ऑब्जर्वर है, यदि स्टूडेंट्स हम लोग P1 और P2 की बात करें, तो इन दोनों के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसके संदर्भ में स्टूडेंट्स? तो इस कार के संदर्भ में, रिलेटिव टू कार, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सो स्टूडेंट्स P1 और P2 विराम अवस्था में हैं। जस्ट इसके अपोजिट स्टूडेंट्स कार के संदर्भ में ऑब्जर्वर गति की अवस्था में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति का स्टूडेंट्स 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है एक विमीय गति, सेकेंड है द्विविमीय गति, और तीसरा है त्रिविमीय गति। एक विमीय गति को स्टूडेंट्स हम लोग वन डायमेंशनल यानी वन डे मोशन बोलेंगे। द्विविमीय गति को स्टूडेंट्स हम लोग 2D यानी टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, और त्रिविमीय गति यानी 3 डायमेंशनल मोशन यानी 3D मोशन कहते हैं इसको। आपको नाम से ही स्टूडेंट्स पता चल गया होगा
कि सरल रेखा में वस्तु की वह गति जिसको परिभाषित करने के लिए हमें केवल एक अक्ष की आवश्यकता हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, सरल रेखा में वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। जब किसी वस्तु की स्थिति का सिर्फ एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी केवल और केवल सिर्फ एक निर्देशांक, केवल और केवल कितने, एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है, तो वस्तु को एक विमीय रूप में गतिमान कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सीधी सड़क पर कार की गति, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। सेकेंड है हमारा द्विविमीय गति यानी 2 डायमेंशनल मोशन। समतल में वस्तु की गति, यानी जब कोई वस्तु किसी प्लेन में यानी समतल में गति करता है तो वस्तु के ऐसे गति को द्विविमीय गति कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु की स्थिति के निर्देशांक, दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु द्विविमीय रूप से गतिमान कहलाती है। उदाहरण के तौर पर वृत्तीय मार्ग पर कार की गति, बिलियर्ड गेंद की गति। लास्ट है त्रिविमीय गति, जिसे 3D मोशन यानी 3 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। आकाश में वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाता है। आकाश बोले तो स्पेस के अंदर, किसी इन्वायरमेंट में, स्पेस में वस्तु की गति क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, त्रिविमीय गति कहलाएगा। जब किसी वस्तु की स्थिति के तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु की त्रिविमीय रूप से गतिमान कहलाती है। तो ये जो वस्तु है वो त्रिविमीय रूप से क्या कहलाएगी, गतिमान कहलाती है। उदाहरण के रूप में उड़ती पतंग की गति, उड़ते हुए कीट की गति। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा कण अथवा बिंदु द्रव्यमान। कण यानी पार्टिकल और पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग जिसकी विमाएं शून्य हो, यानी पदार्थ की वह सबसे छोटी भाग जिसकी विमाएं क्या हो, शून्य हो, तथा द्रव्यमान तथा स्थिति से अभिव्यक्त किया जा सके, कण अथवा बिंदु कहलाता है। यदि किसी वस्तु का आकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, कण कहलाती है। यानी किसी वस्तु का आकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, अब ये ट्रेन का स्टूडेंट्स हम लोग आकार बहुत बड़ा मानते हैं। मान लेते हैं ये वस्तु का जो आकार है, या ट्रेन कह लो या बस कह लो, वो 10 मीटर का है, मान लेते हैं ऐसा। अब वस्तु ने जो दूरी तय किया वो 100 मीटर है, तो इस दूरी के लिए इस वस्तु का आकार जो है वो बहुत छोटा है, तो इस वस्तु के स्टूडेंट्स हम लोग क्या मान के चलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, बिंदु द्रव्यमान बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा दूरी और विस्थापन। मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस पॉइंट पर जाने के हमारे पास कई सारे पथ हैं। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ये रहा पथ नंबर फर्स्ट, ये रहा पथ सेकेंड, ये रहा पथ क्या चाहिए स्टूडेंट्स, थर्ड। तो एक विशेष पथ पर वस्तु द्वारा, यानी किसी विशेष पथ पर वस्तु द्वारा तय की गई उस पथ की लंबाई को
वस्तु द्वारा तय की गई क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दूरी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिए गए समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को, यानी कि जो रियल पथ होगा, यानी वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दूरी कहते हैं। यदि आप पथ 1 से जाते हो तो यहां से लेकर के इस पाथ पे तय की गई दूरी हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, तय की गई पाथ की लंबाई हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, दूरी कहलाएगा। यदि पथ 2 से जाता है तो वस्तु इस सीधा रेखा में क्या है, तो वस्तु द्वारा इस सीधे पथ में तय की गई लंबाई क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, दूरी कहलाएगा। यदि पाथ 3 से गया टेढ़े मेढ़े पाथ से, तो इस पथ में यानी इस पथ की जो कुल लंबाई होगा वही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, दूरी कहलाएगा। तो दूरी स्टूडेंट्स वो दो पॉइंट के बीच में अनंत वैल्यू संभव है, यानी दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरी संभव होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिख रहा है स्टूडेंट, देखिए, यदि कोई कण बिंदु ए से, यानी बिंदु ए से प्रारंभ करता है, बिंदु बी तक और उसके पश्चात बिंदु सी तक पहुंचता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया, तो कण द्वारा तय की गई जो दूरी होगा वो 3 प्लस का कितना होगा स्टूडेंट्स, 4। तो आंसर हो गया कितना स्टूडेंट, देखिए 7। दूरी हमारा अदिश राशि होता है। दूरी की विमाएं स्टूडेंट्स m0 LT0 होता है, और दूरी का स्टूडेंट्स ऐसा मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक स्टूडेंट्स सेंटीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विस्थापन। जैसा कि दो बिंदु हमने लिया ए और ये रहा बिंदु बी, तो दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा स्टूडेंट्स हमेशा एक सरल रेखा पथ से होगा, और इसकी दिशा स्टूडेंट्स हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होगा। हमेशा किससे मेजर किया जाएगा स्टूडेंट्स, सरल रेखा से। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखा हुआ देखिए, किसी वस्तु के स्थिति सदिश में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए, ये रहा हमारे लिए पहला पोजीशन वेक्टर r1, ये रहा दूसरा पोजीशन वेक्टर से r2, तो यहां से यहां ये दो स्थिति के बीच ये कहलाएगा r2 r1, यानी 2 पे गया 1 से, यानी r2 माइनस r1। तो दो वस्तुओं के स्थिति सदिश में परिवर्तन को उसका क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन लिखने का तरीका होगा s इक्वल टू r2 माइनस r1। इसी s को स्टूडेंट्स हम लोग r21 के नाम से जानेंगे। ओके, विस्थापन एक तरह की सदिश राशि होती है। इसकी जो विमाएं होती है m0 LT0 होता है। इसका SI मात्रक मीटर और CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है। पिछला एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, ये दूरी था 3 मीटर, ये दूरी था 4 मीटर,
वस्तु पहले ए से बी पे गया और उसके तत्पश्चात बी से कहा गया स्टूडेंट सी पे। तब हमसे यदि विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन स्टूडेंट्स हमेशा हम लोग एक सरल रेखा से निकालेंगे और प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से जोड़ेंगे। ये जो दूरी होगा स्टूडेंट्स कितना आएगा स्टूडेंट्स 5 मीटर पाइथागोरस से। तब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए स्टूडेंट जो हमारा आंसर निकल गया विस्थापन का कितना होगा स्टूडेंट देखिए 5 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यदि S1 वेक्टर S2 वेक्टर S3 वेक्टर डॉट 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 Sn वेक्टर किसी वस्तु के विस्थापन हो तो कुल विस्थापन अलग अलग विस्थापनों का सदिशीय योग होगा। यानी जो कुल विस्थापन होगा S वह स्टूडेंट S1 प्लस का S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn के बराबर होगा। यानी एक छोटे छोटे इंटरवल में एक समय अंतराल में जो वस्तु का विस्थापन होगा उसका यदि सदिशीय योग करोगे तो वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन का मान निकाला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा दूरी और विस्थापन में तुलना। दूरी और विस्थापन में तुलना यानी कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या लिखा है स्टूडेंट देखिए, विस्थापन का परिमाण दो स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। और दूरी स्टूडेंट्स हमेशा विस्थापन के परिमाण के या तो बराबर होगा या उसके ग्रेटर होता है। तो दूरी स्टूडेंट्स हमेशा या तो ग्रेटर होगा नहीं तो इक्वल होगा विस्थापन के परिमाण से। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट देखिए, गतिमान कण के लिए दूरी कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं होता, जबकि विस्थापन हो सकता है। जैसे कोई वस्तु यहां से ए से चल करके इस पथ से बी पे पहुंचा है तो किसी गतिमान कण के लिए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी दूरी का मान कभी भी घटता नहीं है और कभी भी शून्य नहीं होगा। यदि दूरी का मान शून्य है अर्थात दूरी बराबर यदि शून्य है, इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु कौन सी अवस्था में स्टूडेंट्स, वस्तु विराम अवस्था में है। इसका मतलब स्टूडेंट्स वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु किस अवस्था में स्टूडेंट्स, विराम अवस्था में। जबकि स्टूडेंट्स विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है स्टूडेंट देखिए, दो बिंदुओं के मध्य गति के लिए विस्थापन अद्वितीय फलन होता है। यानी दो बिंदुओं के बीच जो विस्थापन होगा स्टूडेंट्स, दो बिंदुओं के बीच विस्थापन हमेशा एक न्यूनतम पथ होगा जिसको सरल रेखा से निकालेंगे। जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करता है। दूरी अगर इस पाथ से जाते हो तो दूरी अलग होगा, यदि आप इस पाथ से जाते हो तो दूरी अलग होगा, यदि आप इस पाथ से जाते हो तो दूरी क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग होगा। तो दूरी स्टूडेंट्स वो पाथ पर निर्भर करता है दो बिंदुओं के बीच, जबकि विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी होता है। इसलिए स्टूडेंट्स दूरी विस्थापन जो होता है स्टूडेंट्स हमेशा अद्वितीय फलन होता है। क्या होता है स्टूडेंट देखिए, अद्वितीय फलन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए, गतिमान कण के लिए दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकता। यानी कि यदि ग्राफ देखें, ये रहा समय और ये अगर हम लोग ले ले दूरी, और दूरी के ग्राफ स्टूडेंट्स हम लोग यदि ऐसा बनाते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि समय के साथ दूरी में क्या हो गया स्टूडेंट्स, समय के साथ दूरी क्या हो रहा है स्टूडेंट देखिए, घट रहा है, जो कि संभव नहीं है। जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकता है और बढ़ भी सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं होता, फिर भी यदि गति सरल रेखा के अनुदिश दिशा में अपरिवर्तित रहता है
तो विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर होता है। देखिए क्या बोला पॉइंट, यदि कोई वस्तु इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बिना अपने स्थिति को बदले, बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए हुए, विदाउट चेंज देयर डायरेक्शन, यदि वस्तु अपना दिशा को परिवर्तित न करे और एक सरल रेखा पथ पे चले, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का जो होता है वह हमेशा विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। यानी वस्तु किस पथ में चलना चाहिए स्टूडेंट्स, सरल रेखीय पथ में, बिना अपने डायरेक्शन को बदले हुए। ओके, जैसा कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम लोग पढ़ चुके हैं, विस्थापन स्टूडेंट्स हमेशा दो स्थिति सदिश के परिवर्तन के बराबर होता है। यानी आर ए बी इक्वल टू स्टूडेंट्स लिखा जाएगा आर बी माइनस का आर ए। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विस्थापन सदिश कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा चाल अथवा वेग, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग चाल को देखते हैं कि चाल क्या होता है। किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को वस्तु की चाल कहते हैं। यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी दर को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल एक तरह की स्टूडेंट्स अदिश राशि होती है, इसका प्रतीक v होता है। चाल का जो विमाय होगा, जैसे चाल v को लिखा जाएगा स्टूडेंट्स दूरी बटा समय, या डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो x के लिए स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं मीटर और समय के लिए लिखते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अभिमाय की बात करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, तो m0 एल टी माइनस वन इसका विमाय हो जाएगा। मात्रक एसआई में मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। चाल के प्रकार, तो पहला प्रकार है स्टूडेंट्स एक समान चाल। यदि किसी पथ पे निम्न समय अंतराल पे, यानी अलग अलग समय अंतराल पे, जैसे ये रहा x1, ये रहा t1, ये रहा x2, ये रहा t2, ये रहा x3, ये रहा t3। यदि स्टूडेंट्स वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी चला जाए, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाए, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाता है। एक समान चाल कहलाता है, एक समान चाल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, निम्न समय अंतराल पे, जैसे कि पहला दूरी 5 मीटर 1 सेकेंड में, फिर अगला 5 मीटर फिर 1 सेकेंड में, फिर अगला 5 मीटर 1 सेकेंड में, फिर अगला 5 मीटर 1 सेकेंड में, यानी वस्तु द्वारा हर समय अंतराल पे, यानी समान समय अंतराल पे वस्तु का जो वेग देखिए कितना है, देखिए चाल 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हर समय अंतराल पे यानी वस्तु का चाल क्या है स्टूडेंट्स, एक ही जैसा है, एक समान है। तो वस्तु के ऐसे चाल को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, समान चाल, यानी एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल को स्टूडेंट्स हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा असमान चाल या परिवर्तित चाल। असमान चाल यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और अपरिवर्ती, यानी परिवर्ती का स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं वेरिएबल स्पीड कहते हैं। होता क्या है स्टूडेंट, देखिए
यदि समान समय अंतराल में वस्तु असमान दूरी तय करे, यानी समान समय अंतराल में वस्तु असमान दूरी तय करता हो तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाता है। असमान चाल कहलाता है। ओके, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, समय अंतराल यहाँ पे एक जैसा रखा गया है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हर समय अंतराल में पहले में 5 है, दूसरे में 8 है, फिर 10 है, फिर 4, फिर 6, फिर 7। इसका मतलब है कि हर समय अंतराल में वस्तु का जो चाल होगा स्टूडेंट्स देखिए रहे अलग अलग है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिखा जाए, जैसे कहीं v को लिखा जाए 2 मीटर पर सेकेंड और कहीं v को लिखा जाए स्टूडेंट्स 2t+2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये जो चाल होगा ये चाल हमारा समान चाल है। ये जो चाल है स्टूडेंट्स हमारा कैसा है, समय के साथ बदल रहा है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग असमान चाल कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा औसत चाल। औसत चाल को स्टूडेंट्स हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है स्टूडेंट्स, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी औसत चाल है क्या स्टूडेंट, देखिए किसी दिए गए समय अंतराल में, किसी दिए गए कुल समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को, कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। v एवरेज इक्वल टू बनेगा स्टूडेंट्स डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। पहला स्टूडेंट्स औसत चाल के लिए हम लोग पढ़े समय औसत चाल। जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए एक इंटरवल लेते हैं, पहला दूरी d1 t1 समय में, दूसरा दूरी d2 t2 समय में, फिर d3 t3 समय में तय किया गया, एंड सो ऑन। तो जो स्टूडेंट्स औसत चाल होगा वो बनेगा कुल दूरी d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। इसको एक और संदर्भ में दिखाया जा सकता है। देखिए मान लेते हैं पहला v1 चाल t1 समय से चला गया, दूसरा v2 चाल t2 समय से चला गया, फिर v3 चाल t3 समय से चला गया, एंड सो ऑन। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स जो दूरी निकलेगा यहाँ से d1 वो v1 t1 कहलाएगा, फिर ये दूरी v2 t2 कहलाएगा, फिर ये दूरी स्टूडेंट्स v3 t3 कहलाएगा। इस स्थिति में जो हमारा कुल दूरी होगा वो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल समय अंतराल t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मान लेते हैं यदि दो वस्तु लेते हैं, दो अंतराल लेते हैं t1, ये v की चाल से, ये v1 t की चाल v1 चाल जो है स्टूडेंट्स t समय के लिए चला गया,
एंड v2 चाल t समय के लिए चला गया, यानी यहाँ पे समय समान है, तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स जो एवरेज स्पीड होगा वो बनेगा v1 प्लस का v2 डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट्स 2। ये स्टूडेंट्स मीन है, औसत है, एक मध्य वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा दूरी औसत चाल। अब इसके अंदर दूरी औसत चाल में क्या है देखिए, मान लेते हैं जो पहला दूरी चला गया d1 t1 समय में, दूसरा दूरी t2 d2 t2 समय में, फिर t3 d3 t3 समय में, एंड सो ऑन। इस स्थिति में स्टूडेंट जो हमारा औसत चाल होगा वो d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। यदि स्टूडेंट स्थिति को यदि हम लोग बदल दें, स्थिति कुछ ऐसा हो जाए कि d1 दूरी v1 चाल से, d2 दूरी v2 चाल से, d3 दूरी v3 चाल से, एंड सो ऑन चला गया हो, तो ये जो स्टूडेंट्स जो हमारा समय t1 निकलेगा वो होगा d1 अपॉन v1, जो समय t2 होगा वो होगा कितना स्टूडेंट देखिए d2 अपॉन v2, फिर जो समय t3 होगा वो बनेगा कितना स्टूडेंट देखिए d3 अपॉन v3। सो स्टूडेंट जो हमारा औसत चाल निकल के आएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 प्लस d3 बाई v3 एंड सो ऑन। यदि स्टूडेंट्स दो समय अंतराल लेते हैं, दो अंतराल लेते हैं, और दोनों अंतराल में यदि d को हम लोग स्टूडेंट्स फिक्स कर दें, अब पहला d v1 चाल से और दूसरा d v2 चाल से चला गया हो, तो इस स्थिति में स्टूडेंट जो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ओके स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स तीन समान दूरी तय किया गया हो, जैसे कि यहाँ पे ये रहा d, ये d, ये d, और ये रहा v1 v2 और ये v3, इस स्थिति में स्टूडेंट्स जो हमारा औसत चाल निकल के आएगा वो बनेगा 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस का v3 v1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यदि चाल कैसा रहे लगातार बदले, यानी चाल लगातार बदले, इसका मतलब कैसा चाल होना चाहिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल स्पीड। यदि स्टूडेंट्स चाल हमारा बदले तो उस स्थिति में स्टूडेंट जो हमारा v एवरेज निकल के आएगा वो होगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। ऊपर वाला वैल्यू स्टूडेंट्स हमको दूरी को बताएगा, और नीचे वाला दूरी, नीचे जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो किसको बताएगा स्टूडेंट्स, समय को। तो जो एवरेज का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन v डी टी डिवाइडेड बाई कितना होगा स्टूडेंट्स बताइए, इंटीग्रेशन डी टी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ताक्षणिक चाल, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। होता क्या है स्टूडेंट देखिए, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को, मान लेते हैं स्टूडेंट्स वस्तु इस स्थिति से यहाँ गया हो, यदि स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया कि इस बिल्कुल इस पर्टिकुलर टाइम पे वस्तु की चाल क्या है, तो इस चाल को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस चाल को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, किसी विशेष क्षण पर, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे स्पीड ऑफ पार्टिकल यानी वस्तु की चाल एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक विशेष क्षण पे, एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंटरवल नहीं, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट कर देते हैं, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम is called instantaneous speed। होता क्या स्टूडेंट देखिए, v instantaneous इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x या डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स ds अपॉन किसमें स्टूडेंट्स, dt के अंदर। तो यही है स्टूडेंट्स हमारा क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ताक्षणिक चाल।
इसको हम लोग स्टूडेंट्स स्लोप यानी ढाल कहते हैं। किसका स्टूडेंट्स? एस वर्सेस टी ग्राफ का एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, या इसको स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएशन के नाम से जानेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, पहला अवकलन है। ओके स्टूडेंट्स, पहला अवकलन है ये। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास वेग। वेग यानी वेलोसिटी। होता क्या स्टूडेंट्स कि किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को, यानी किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। जैसे v ये वेक्टर हो गया, तो v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे विस्थापन परिवर्तन बटे क्या होता है स्टूडेंट्स? कुल समय, यानी विस्थापन को परिवर्तन होने में कितना समय लगा, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं वेग। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन की दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेग कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यह एक तरह की सदिश राशि है। इसको v वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशन होगा स्टूडेंट्स m0 l t-1 होगा। SI मात्रक मीटर पर सेकेंड और CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। वेग के प्रकार स्टूडेंट्स, वेग हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान वेग, जैसा कि देख रहे हैं किसी कण का एक समान वेग में, एक समान वेग से गतिमान कहा जाता है यदि इसका परिमाण दिशा दोनों ही समान रहे, यानी परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन न हो। यह केवल तभी संभव है जब कण एक सरल रेखा पथ में गतिमान करता है। जब कण एक सरल रेखीय पथ में गतिमान करेगा और समान समयांतराल में यदि वस्तु की वेग अगर एक जैसा हो, जैसे v v v ये v, और यहाँ पे देख रहे हो हर जगह पे वेग कितना स्टूडेंट्स? v। तो वस्तु के इस यदि कोई वस्तु एक समान वेग में कहलाएगा जब उसका परिमाण तथा दिशा दोनों समान रहे। यह तभी संभव है जब वस्तु किसी एक सीधी रेखीय पथ पे चलता हो। सेकेंड क्या है देखिए, असमान वेग यानी नॉन यूनिफॉर्म। एक कण असमान वेग से गतिमान कहा जाता है यदि इसकी दिशा अथवा परिमाण परिवर्तन हो अथवा दोनों परिवर्तित हो, या तो दिशा बदल जाए या परिमाण बदले, अन्यथा दोनों के दोनों बदल जाए, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? असमान वेग यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कोई भी गतिमान वस्तु असमान वेग में कहलाएगा यदि इसका दिशा में परिवर्तन हो जाए, परिमाण में परिवर्तन हो जाए, या दोनों ही चीजों में परिवर्तन हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा औसत। औसत वेग यानी v एवरेज स्टूडेंट्स हमारा कहलाएगा डेल्टा एक्स यानी विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा ताक्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होता है स्टूडेंट्स v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज नथिंग बट ds वेक्टर अपॉन dt। ये क्या है स्टूडेंट्स? स्लोप है किसका? विस्थापन समय ग्राफ का। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल यानी स्लोप, और इसको और फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी पहला अवकलन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो दिशा हो गया स्टूडेंट्स, डायरेक्शन दिशा, वो हमेशा स्टूडेंट्स टेंजेंट से पता चलेगा, टेंजेंट लाइन से। टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा से पता चलता है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यदि आप ग्राफ पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो तो उससे पता चल जाए। जैसे कि मान लेते हैं
ये यहाँ पे विस्थापन रहा, ये समय रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, यानी ताक्षणिक वेग चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या निकालो स्टूडेंट्स, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करो। तो ये स्टूडेंट्स किसकी दिशा बताएगा, इंस्टेंटेनियस की। यदि आप स्टूडेंट्स औसत वेग की दिशा देखना चाहते हो तो औसत वेग की दिशा स्टूडेंट्स कैसे मिलता है, देखिए ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली सेकेंड के लॉ। तो ये होता है स्टूडेंट्स सेकेंड, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो औसत चाल की दिशा स्टूडेंट्स, औसत वेग की दिशा हमेशा सेकेंड लाइन से मिलता है, जबकि ताक्षणिक वेग की दिशा स्टूडेंट्स हमेशा एक स्पर्श रेखा से मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग की तुलना। जैसा कि ताक्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय की गई पथ के स्पर्श रेखीय दिशा में होता है, यानी ताक्षणिक वेग स्टूडेंट्स हमेशा उस कण के पथ पे हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में। जैसे देखिए, यदि आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लो, यहाँ निकालना चाहते हो तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लो, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए, यहाँ चाहिए तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए। यानी ताक्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, देखिए यह संभव है कि किसी कण की ताक्षणिक चाल नियत हो परंतु ताक्षणिक वेग अपरिवर्तित हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से एक समान चाल से वृत्तीय गति करता हो, वृत्तीय गति करता हो, तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स क्या होगा कि वस्तु का चाल तो समान है लेकिन इसका वेग जो है स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पे बदल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है ताक्षणिक वेग का परिमाण ताक्षणिक चाल के बराबर होता है, यानी v इंस्टेंटेनियस का जो परिमाण होगा स्टूडेंट्स वो ताक्षणिक चाल के परिमाण के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि कोई कण नियत वेग से गतिमान है तब उसका औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग सदैव समान होता है, यानी कि उसका कण का जो वेग है स्टूडेंट्स, यदि कोई कण नियत वेग से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि कोई कण कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस स्थिति में ताक्षणिक चाल, यानी उस स्थिति में औसत वेग यानी कि v एवरेज का जो परिमाण होगा वो हमेशा इक्वल होगा ताक्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस परिमाण के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दे रहा है देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यदि विस्थापन समय का एक फलन हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा विस्थापन, ये रहा समय, एक फलन दिया हुआ है। यदि विस्थापन समय के फलन से आप उसका पहला अपकलन रद्द कर लो तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वेग मिलता है। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर ए नॉट प्लस का a1t प्लस का a2 टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स माइनस है। यदि आप इसका स्टूडेंट्स पहला डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको वेग मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेग, इसको लिखा जाएगा ds अपॉन dt, ये बन जाएगा पहला 0 माइनस का a1 माइनस प्लस का 2a2 इंटू टी, तो जो हमारा फाइनल वेग होगा स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वो बनेगा माइनस का a1 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a2 इंटू टी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है औसत चाल एवं औसत वेग में तुलना, यानी कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। होता क्या सुन देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला गया, औसत चाल एक अदिश राशि है
जबकि औसत वेग एक सदिश राशि होता है। दोनों की मात्रक मीटर पर सेकेंड तथा विमाएं LT-1 के समान होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, औसत चाल अथवा औसत वेग उस समय अंतराल पर निर्भर करते हैं जिसमें वह परिभाषित हो। यानी औसत चाल निकालना हो या औसत वेग निकालना हो तो यह हमेशा एक समय अंतराल पर निर्भर करता है। समय अंतराल होना जरूरी है। समय अंतराल पे, समय अंतराल यानी T2 माइनस T1, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग डेल्टा टी के नाम से कहेंगे। तो औसत चाल और औसत वेग हमेशा समय अंतराल पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है देखिए, दिए गए समय अंतराल के लिए औसत वेग का सिर्फ एक ही मान होता है, जबकि औसत चाल के कई मान हो सकते हैं जो तय किए गए पाथ पर निर्भर करता है। जैसे दो बिंदु है ए और दूसरा है ये बी, इसमें स्टूडेंट्स ए से बी तक कई पाथ हो सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स पाथ अलग अलग हो गए तो दूरी में अलग अलग तय हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स औसत चाल जो होता है वो दूरी अपन समय होता है। तो और दो बिंदुओं के बीच स्टूडेंट्स अनंत औसत चाल संभव है, जबकि दो बिंदुओं के बीच एक ही औसत वेग संभव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि वस्तु गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट कर आती है, जैसे देखिए यदि कोई वस्तु यहां से चल करके ऐसे गया है और इसी पथ पे लौट करके अपने पाथ पे आ गया होगा, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक समान है। यानी प्रारंभिक बिंदु बराबर है किसके स्टूडेंट, देखिए अंतिम बिंदु के। तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स V एवरेज औसत वेग इसका कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। जबकि औसत चाल स्टूडेंट्स 0 नहीं होता है, हमेशा ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, या ग्रेटर देन क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या है, मान लेते हैं एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पे चलता है। अब वो हमेशा ए से स्टार्ट करते हुए इस पथ पे चलता है और चलते हुए पुनः कहाँ लौट आता है स्टूडेंट्स, ए पे ही लौट के आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु फाइनल पॉइंट के बराबर है। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स औसत वेग जो होगा स्टूडेंट्स, औसत वेग का परिमाण जो होगा स्टूडेंट्स वो 0 होगा। जबकि औसत चाल वो 0 से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमेशा ग्रेटर होगा। अगला पॉइंट क्या बोला है स्टूडेंट, देखिए किसी गतिमान वस्तु के लिए औसत चाल कभी भी ऋणात्मक तथा शून्य नहीं होता, जबकि औसत वेग ऋणात्मक, शून्य तथा पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, किसी समय अंतराल के लिए दूरी हमेशा विस्थापन के या तो बराबर होता है या तो उसके बराबर होता है। यदि स्टूडेंट्स दोनों इस समीकरण को समय से डिवाइड कर दो तो इधर बच जाएगा औसत चाल, इधर बच जाएगा औसत वेग। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि औसत चाल सदैव औसत वेग के या तो बराबर होंगे या तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेटर होंगे। ये बराबर का साइन तभी आ सकता है जब जब यानी कि यहां लिख देते हैं, औसत चाल इक्वल टू औसत वेग के परिमाण के बराबर होगा यदि वस्तु सरल रेखीय पथ पे अपना या अपने दिशा परिवर्तन न करे। यदि दिशा में परिवर्तन नहीं करता है और वस्तु एक सरल रेखीय पथ पे चलता है तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स औसत चाल औसत वेग के परिमाण के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है स्टूडेंट्स, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाए, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक तरह का सदिश राशि होता है, इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा के बराबर होती है।
यानी वेग की दिशा नहीं, वेग परिवर्तन की दिशा। अब देखिए, वेग परिवर्तन की दिशा के बराबर होगा, वेग की दिशा के बराबर नहीं होगा। इसकी विमाएं स्टूडेंट्स m 0 l t - 2 के बराबर होता है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और मात्रक ऐसा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, वेग के प्रकार यानी वेग के परिवर्तन के प्रकार, यानी वेग किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। जब केवल वेग की दिशा परिवर्तन हो, यानी वेग बराबर है और वेग की दिशा हमेशा बदल रहा है स्टूडेंट, देखिए यानी हर इंटरवल पे यानी कि हर जगह पे वेग का वैल्यू तो यानी चाल तो v है, यानी परिमाण तो v है, लेकिन इसका दिशा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बदल रहा है। तो इस स्थिति में भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि वेग की परिवर्तन हो रहा है, यानी जब केवल वेग की दिशा में परिवर्तन हो, यानी त्वरण वेग के लंबवत होगा। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स त्वरण जो होगा वो हमेशा वेग के क्या होगा स्टूडेंट्स, लंबवत होगा। ऐसे उदाहरण के रूप में एक समान वृत्तीय गति। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, जब केवल वेग की परिमाण परिवर्तन हो, जब केवल वेग का परिमाण परिवर्तन हो, तो जब केवल वेग का परिमाण परिवर्तन हो तो कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे वेग कुछ अलग होगा, ये v1 ये v2 और यहाँ पे वेग का परिमाण कुछ अलग होगा से v3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखिए जब वेग का परिमाण में क्या हो स्टूडेंट्स, परिवर्तन हो, जैसे गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति यानी कुछ ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, देखिए जब किसी वस्तु को आप बिल्कुल ऊपर की ओर फेंकोगे तो इसके हर एक स्थिति पे स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v होगा, फिर लौटते समय स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी से v1, यहाँ पे v2 और कुछ लौटते समय यहाँ वेलोसिटी से v3 होगा। तो जब गुरुत्व के अधीन जब वस्तु गति करेगा तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स केवल वेग के परिमाण में परिवर्तन होगा और त्वरण वेग के समांतर अथवा प्रति समांतर होते हैं। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स त्वरण जो होगा वो बिल्कुल समांतर होगा वेग के, या त्वरण जो होगा स्टूडेंट्स वेग के प्रति समांतर होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स त्वरण जो होगा वो वेग के क्या होंगे स्टूडेंट्स, लंबवत होंगे। यदि इनके अलावा कोई अदर एंगल हो जाए, यानी कि ए और बी के बीच में अदर देन इनके अलावा 0, 180 और 90 डिग्री हो, तो उस वस्तु की गति स्टूडेंट्स हमेशा प्रक्षेप गति होगा। कुछ इस तरह से दर्शाया गया है। तो जब वेग के परिमाण तथा दिशा दोनों में परिवर्तन हो, यानी त्वरण के दो घटक होंगे, एक वेग के लंबवत और दूसरा वेग के समांतर। तो देखिए कैसे, ये है v, ये रहा a। इस त्वरण के दो हिस्से होंगे, एक इस तरफ a cos थीटा और एक इस तरफ a sin थीटा। a cos थीटा जो कि वेग की दिशा में होगा और एक घटक जो होगा वो वेग के लंबवत होगा। जो इसके घटक में होगा ये इसको आगे की ओर लेके जाएगा और जो इसके लंबवत होगा वो इसको क्या करेगा स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है स्टूडेंट, देखिए त्वरण के दो घटक होंगे, एक वेग के लंबवत तथा दूसरा वेग के समांतर तथा प्रति समांतर होंगे और उदाहरण है स्टूडेंट्स प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स त्वरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला है एक समान त्वरण। यदि स्टूडेंट्स एक समय अंतराल में यदि त्वरण का मान स्टूडेंट्स एक जैसा हो तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। यदि किसी कण के गति के दौरान त्वरण का परिमाण दिशा नियत रहे तो त्वरण एक समान त्वरण तथा इसकी गति जो होगा वो एक समान त्वरित गति कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दिशा हमेशा फिक्स है और परिमाण भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, फिक्स हो गया। दिशा और परिमाण दोनों, दिशा व परिमाण न बदले।
दिशा व परिमाण न बदले। ओके, अपरिवर्ती या असमान, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलेरेशन। यानी यहाँ A1, यहाँ पे A2, यानी हर जगह पे स्टूडेंट्स इसका त्वरण का मान क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, चेंज हो रहा है। यानी A इक्वल टू लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 2t प्लस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर समय अंतराल पे त्वरण का मान यदि स्टूडेंट्स बदल जाता हो, चाहे उसका परिमाण बदल जाए या उसकी दिशा बदल जाए या दोनों के दोनों परिवर्तन हो जाए। दिशा बदले, दिशा बदले, परिमाण बदले या दोनों में परिवर्तन हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कहलाता है अपरिवर्ती यानी परिवर्ती और असमान त्वरण। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा औसत। औसत त्वरण होता है यह स्टूडेंट्स V एवरेज यानी A एवरेज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। दूसरा है ताक्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस। होता क्या है स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, दिस वैल्यू कन्वर्ट हो जाता है dV अपॉन किसमें स्टूडेंट्स, tt में। यही कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा ताक्षणिक त्वरण कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स वेग समय ग्राफ की ढाल यानी स्लोप क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस यानी ताक्षणिक त्वरण कहलाएगा। दूसरा है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ VT फंक्शन with respect to time। यदि स्टूडेंट्स ये V है और ये T है, इस पथ पे स्टूडेंट्स हमको औसत वेग औसत त्वरण निकालना हो, औसत त्वरण की दिशा ये होगा स्टूडेंट्स ताक्षणिक त्वरण की दिशा, और इन दो बिंदुओं के बीच स्टूडेंट्स ये जो दिशा मिलेगा, इस दिशा को स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे एवरेज यानी औसत त्वरण की दिशा। यानी औसत त्वरण की दिशा हमेशा एक सेकेंड लाइन से मिलता है, जबकि ताक्षणिक त्वरण की दिशा हमेशा एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन से मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कोई एक द्रव्यमान है m, इस पे एक बल कार्य कर रहा हो F, तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स हम लोग बल इक्वल टू लिखते हैं मास इंटू एक्सलेशन, और A का मान जो होगा स्टूडेंट्स F अपॉन m के बराबर होगा। यानी बल की दिशा स्टूडेंट्स हमेशा त्वरण की दिशा में होता है, या त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा के बराबर होता है। यानी बल की दिशा त्वरण की दिशा के अनुदिश होता है। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स A इक्वल टू होता है dV अपॉन dt। यदि स्टूडेंट आप V की वैल्यू को पुट कर दो तो d अपॉन dt, V का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स dx अपॉन dt। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं A इक्वल टू है dV अपॉन dt। यदि स्टूडेंट्स हम लोग dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, ऐसे लिखे, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है dx अपॉन dt इंटू में dv अपॉन dx। इस वैल्यू के स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देंगे, v नाम देंगे, और ये बन जाएगा dv अपॉन dx। तो एक्सलेशन को स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से भी
लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि त्वरण धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकते हैं। धनात्मक त्वरण का अर्थ वेग समय के साथ बढ़ रहा होता है। यदि स्टूडेंट्स ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो जो हमारा वेग होगा वो समय के साथ बढ़ता है। यदि ऋणात्मक त्वरण है तो उस स्थिति में वेग जो होगा स्टूडेंट्स हमेशा घटेगा। यानी v और a यदि दोनों एक दिशा में हो तो v का मान स्टूडेंट्स बढ़ेगा। यदि v और a एक दूसरे के अपोजिट हो तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स v का मान क्या होगा, घटता है। यहाँ पे लिखा गया है गुरुत्व के अधीन गति में त्वरण g के बराबर होता है। यानी यदि किसी वस्तु को आप गुरुत्व के अधीन यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे और उसके अधीन यदि आप वस्तु को फेंकते हो तो इस वस्तु पे एक हमेशा एक त्वरण g लगता है, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मान स्टूडेंट्स वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लेकर चलेंगे। यदि इसकी वैल्यू को सीजीएस में मेजर किया जाए तो ये स्टूडेंट्स 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और यदि इसको स्टूडेंट्स हम लोग फीट में मेजर करें तो ये 32 फीट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब गुरुत्व के अधीन यदि वस्तु को आप गति कराते हो तो उस वस्तु के ऊपर एक त्वरण लगता है, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसे स्टूडेंट्स हम लोग जी द्वारा दर्शाते हैं। और जी का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट किसी एक निश्चित ऊंचाई तक उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, से वो ऊंचाई स्टूडेंट्स हमेशा, ये जो ऊंचाई होगा स्टूडेंट्स कुछ इस ऊंचाई तक से ऊंचाई जो होना चाहिए स्टूडेंट्स लगभग 1 किलोमीटर मान के चलते हैं। 1 किलोमीटर तक स्टूडेंट्स ये जी का मान हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। जी कैसा मान के चलते हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। और उस जी का मान जो होगा स्टूडेंट्स वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या इसको स्टूडेंट्स हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वैल्यू के बराबर लेके चलेंगे, या इसको सेंटीमीटर यानी सीजीएस में मापे तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको स्टूडेंट्स हम लोग फीट में मेजर करें तो 32 फीट पर सेंटीमीटर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को यानी शुद्ध गतिकी में सबसे पहले विराम अवस्था, गति की अवस्था, उसके बाद इसके सर्टेन पैरामीटर्स को देखा, जैसे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, स्थिति क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होते हैं, चाल क्या होते हैं, चाल के क्या प्रकार हैं, वेग क्या है, वेग के क्या प्रकार है, त्वरण क्या है, त्वरण के क्या प्रकार है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है, द एंड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।